नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार जो है इस हफ्ते फ्लैट टू नेगेटिव ही ट्रेड करके हमको दिखाई है। शुक्रवार खत्म हो चुका है, आज की ट्रेडिंग खत्म हो चुकी है। अगर हम वीकली कैंडल लगाएं, ठीक है, तो ये जो कैंडल है ऑलमोस्ट 70 पॉइंट नेगेटिव कैंडल है और इसको हम फ्लैट टू नेगेटिव क्लोजिंग बोलेंगे इस हफ्ते की। क्या ये क्लोजिंग अच्छी है? जी हाँ, अच्छी है। मैं आपको 2-3 बातें यहाँ पर बताना चाहता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। कई सारी चीज़ें डिस्कस करनी है आज, बने रहिएगा हमारे साथ। देखिए, 21,750 के आसपास जो बाजार क्लोज की है बहुत क्रूशियल लेवल है, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर 22,100 पे तगड़ा वाला रेजिस्टेंस है, वो आपने देख भी लिया, ठीक है। अब ये जो रेंज है, ये रेंज एक अलग जगह से भी बन के आ रही है रेजिस्टेंस और एक इम्पॉर्टेंट लेवल के रूप में। वो चीज़ क्या है? वो है फिवो, ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो भी आप कहते हो। ये वाली वीडियो जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि बाजार यहाँ पर तकलीफ क्यों प्राप्त कर रही है। अब इसको आप तकलीफ कह लो या कह लो कि बाजार मौका देना चाहती है अगर और ऊपर जाना चाहती है तो, या फिर जो लोग प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं उनको भी। अब कुछ लोग तकलीफ में इसलिए आ जाएंगे कि वो सोचेंगे सर अभी तो हमने स्टॉक जस्ट बाई ही किया है, कुछ गिरे हुए स्टॉक्स को हमने बाई ही किया है, आप बोल रहे हो कि ये मौका है प्रॉफिट बुक करने का। ईदर कंडीशन हो सकती है। देखो, क्लास 10th में हम लोगों ने, आई होप सभी क्लास 10th तो पास होंगे, जो नहीं है उनको भी ये बात तो पता ही होगी कि संभावना नाम की भी कोई चीज़ होती है। हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है यहाँ पर इस चीज़ की कितनी संभावना है, और जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो उसी चीज़ की तरफ हमको डिसीजन लेना चाहिए। हम कई सारे पैरामीटर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारे पैरामीटर्स किसी दूसरे के पैरामीटर से अलग हो सकते हैं, इसीलिए हमारा डिसीजन यहाँ पर अलग होगा। ऑलमोस्ट बराबर के बायर्स और सेलर्स, ठीक है, अवेलेबल होते हैं हर कंडीशन में। यहाँ पर भी लोगों को ख़रीदना है, यहाँ पर भी लोगों को ख़रीदना है, यहाँ पर भी बेचने वाले लोग हैं तभी लोग खरीद रहे हैं, यहाँ पर भी बेचने वाले लोग हैं तभी लोग खरीद रहे हैं। अब कौन कौन से पैरामीटर पे ज़्यादा ध्यान दे करके, ज़्यादा भरोसा करके ये ट्रांजैक्शंस कर रहा है, बस यही आपको डिसीजन लेना होता है मार्केट में। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि लर्निंग इज़ द की। अगर आप सीखोगे नहीं तो आपको कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा आकर के बुद्धू बना जाएगा। जैसे कि अभी हम बात करने वाले हैं जी बिजनेस के कांड पे, ठीक है। अब जी बिजनेस ने कोई कांड नहीं किया है, लेकिन वहाँ पर जो एक्सपर्ट्स आते थे उन्होंने क्या किया आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट जो है ना वो प्रोबेबिलिटी का ही गेम है। यहाँ कोई कुछ भी नहीं जानता अगर हम एग्जैक्ट पॉइंट्स की बात करें, और अगर नॉर्मल पॉइंट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट हर बंदा सब कुछ जानता है। बस होता है कि हम उसको कार्यान्वित कर पा रहे हैं या नहीं। अब उसका मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि हम अप्लाई कर पा रहे हैं चीज़ें या नहीं। हम सबको पता है कि गुड क्वालिटी स्टॉक्स में ट्रांजैक्शन करना चाहिए, ये हम सब जानते हैं। डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, हम जानते हैं। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए ट्रेडिंग में, ये भी हम जानते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा हमें न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, ये भी हम जानते हैं। सपोर्ट पे खरीदना चाहिए, रेजिस्टेंस पे बेचना चाहिए, ये भी हम जानते हैं। लेकिन फिर भी हमसे गलतियाँ क्यों होती हैं? क्योंकि हम फोमो में आ जाते हैं, बिकॉज ऑफ जो फालतू की नॉइस क्रिएट की जाती है हमारे आसपास, उसके कारण, ठीक है। न्यूज़ वाले बता देंगे, बजट वाले बता देंगे, अल्लाह बल्ला लोग आपको बता देंगे, हम जैसे एक्सपर्ट्स आकर के बकने लगेंगे कि ये खरीद लो, वो खरीद लो। और आप जो है सोचते हो कि यार बंदा सही भी बोल सकता है, चलो खरीद के ट्राई मान लेते हैं। लेकिन जिस दिन आप रूल से भटकना चालू किए उसी दिन आपने वो मीठी जहर की गोली खा ली है। अब उसका असर 4 दिन बाद होगा, 40 दिन बाद होगा या 400 दिन बाद होगा, ये आप नहीं जानते हो, लेकिन होगा ज़रूर। और जिस दिन होगा उस दिन ऑलमोस्ट आप मार्केट से बाहर हो जाओगे, क्योंकि बाज़ार जो लोग सही तरीके से यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करते उनके साथ बहुत 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 ख़तरनाक खेल खेलती है। और वहाँ पर जो खेल होता है डायरेक्टली आउट ऑफ द गेम वाला होता है, आपको सीधे बाहर कर दिया जाएगा। ये कबड्डी नहीं है कि आप एक बार दूसरे खिलाड़ी के द्वारा बाहर कर दिए गए और फिर कोई दूसरा खिलाड़ी आपको अंदर आकर के कर लिया, कोई नहीं कर पाएगा। एक बार आपका कैपिटल आपके हाथ से चला गया फिर चीज़ें नहीं संभाली जा सकती हैं, ऑलमोस्ट 99.9% केसेस में। इसीलिए अलर्ट रहिए हर वक्त, हमेशा, क्योंकि हर कोई आपके खिलाफ ही खड़ा है, आपका साथ केवल आप खुद दे सकते हो। अब इतना ज्ञान मुझे लगातार रोज़ रोज़ क्यों आकर के देना पड़ता है? इसलिए देना पड़ता है भैया कि मैं सामने लोगों को देखता रहता हूँ, ठीक है। मैंने जो ये कहानियाँ मैं आपको बताता हूँ ना, इसके
पीछे कोई ना कोई कारण होता है कि इस बंदे के साथ ऐसा हो गया, क्या किया, वही छोटी सी गलती, इसके साथ हुआ छोटी सी गलती, छोटी सी गलती, छोटी सी गलती। और इसीलिए प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर। इस चीज़ पे हमेशा फोकस रखा कीजिए। आप कितने भी बोर हो जाओ, आप कितनी भी चीज़ें मुझे खरी खोटी सुना लो, सर आप एक ही बात रोज़ करते हो, मुझे करनी पड़ेगी, मेरी मजबूरी है। मुझे पता है जो मुझे 50 लोग देखते हैं उसमें से 25 लोग ऐसे हैं जो अच्छे से चीज़ों को समझते हैं, लेकिन उसमें से भी 12-14 ही ऐसे लोग होंगे जो उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पा रहे होंगे। बाकी को इतने में से ही कठिनाई होती है, 25 लोग तो ऊपर ऊपर से उड़ा देते होंगे। तो ये सब चीज़ें हर जगह होती हैं। आपको मैं बार बार वार्निंग इसीलिए देता हूँ, आप सही तरीके पे आ जाओ। यकीन मानो, मार्केट इज सो टू मच रिवॉर्डिंग। आप जो कहना चाहो सो तो यहाँ नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे टू मच रिवॉर्डिंग। आप सोच भी नहीं सकते मार्केट के पास इतना पोटेंशियल है आपको देने का। बस आपसे मार्केट जो छोटी छोटी चीज़ें डिमांड करती है, अभी मैंने उसकी पहले बात करी, बस आप उस पर स्टिक कर जाओ, बस दैट्स इट। उसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। बहुत सारी बातें मैंने पीछे करी हुई हैं, ठीक है। निफ्टी नहीं चली, लेकिन बैंक निफ्टी जो है, अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो क्योंकि यहाँ पर पहले से गिरावट थी तो आज यहाँ पर बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला एक दिन की कैंडल पे। लेकिन अगर वीकली कैंडल आप जा करके देखोगे तो यहाँ पर लगभग आधे % से ज़्यादा की थोड़ी सी गिरावट है, 350 पॉइंट की, ठीक है। वनडे की कैंडल पे आज बढ़िया चली बैंक निफ्टी, नहीं तो तकलीफ ज़्यादा थी। पिछले ट्रेडिंग सेशन में भयंकर गिरावट आई थी, लगभग 2.25% की, आज 1.5% की तेज़ी आपको यहाँ पर देखने को मिली। अब चलिए दूसरी बात करते हैं। देखिए, ये हैं उन लोगों के पैन कार्ड नंबर्स, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपके सामने एक्सपर्ट बन करके पेश करते थे खुद को, खासकर सो क्लेम्ड सो कॉल्ड बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल, क्या बोलें, अब जी बिजनेस है, ठीक है। वहाँ पर एक्सपर्ट्स भी होंगे, कोई कुछ भी होगा। मैं सबके खिलाफ थोड़ी थोड़ी बातें कर चुका हूँ, लेकिन अब नहीं करता हूँ, ठीक है। मुझे कोई बात नहीं, वो सब चीज़ें पहले भी डिस्कस हो चुकी हैं। लेकिन ये आप नाम पढ़ते जाइए, इसमें से कुछ नाम आपको बहुत अच्छे से पता होंगे, आप भी जानते ही होंगे जो लोग टीवी वगैरह देखते हैं। खासकर अगर मैं बताऊं, देखिए ये कन्हैया ट्रेडिंग कंपनी, मनन शेयरकॉम प्राइवेट लिमिटेड, ये सब कंपनियां हैं। बाकी आपके जो एक्सपर्ट्स थे, आपने इनका नाम काफ़ी सुना होगा, काफ़ी सुना होगा, ठीक है। आशीष केलकर, हिमांशु गुप्ता, मुदित गोयल, देख रहे हैं, मतलब ये सब, नितिल छलानी, उसके बाद एक और लेडीज़ थी, उनका नाम क्या था, सिमी भौमिक। अब ये सब आपके सामने एक्सपर्ट्स बन के आते थे, एंड व्हाट दे वर डूइंग, वही चीज़ कभी सीधे कभी उल्टे रूप में आपके सामने मैं पेश करता रहता हूँ कि सेबी एक्शन तो ली, और सेबी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इनसे जवाब मांगा गया है, इनके ऊपर कार्रवाई भी हुई है। तगड़ा प्रॉफिट कमाए लोग, आप लोगों को बेवकूफ़ बना करके। होता क्या था, जनरली ये सब चीज़ें हर जगह पब्लिक डोमेन में भी आ ही चुकी हैं। तो ऐसे समझो कि आपके सामने ये टीवी पे आए और इधर इन्होंने अपने चिल्ले पिल्ले लोगों को बोल दिया कि भैया देखो, जो स्टॉक हम टीवी पे बकने जा रहे हैं वो आप पहले से बाई कर लो। ये आपस में भी कम्युनिकेशन रखते थे। यहाँ पर मान लो कि 3 एक्सपर्ट्स हैं, तो ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, क्रॉस नेटवर्किंग करते थे, और ये उनको क्लाइंट्स को खरीदने को बोलते थे, वो उनके क्लाइंट्स को। आई डोंट नो एग्जैक्ट बात क्या थी, लेकिन इसके अलावा कुछ और नहीं रहा होगा, ये आप लिख के ले लो, यही होता है। तो सेबी को सभी केसेस के लिए सारी एक्सपर्टीज़ को बंद करा देना चाहिए। सिर्फ ये कह देना चाहिए, आप आकर के नॉलेज दो, स्टॉक स्पेसिफिक भी आप चाहो तो नॉलेज दे सकते हो, चाहे आप सेबी रजिस्टर्ड हो, क्योंकि इसमें से कुछ लोग सेबी रजिस्टर्ड हैं। आई डोंट नो, ऑलमोस्ट सभी सेबी रजिस्टर्ड थे, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन सब सेबी रजिस्टर्ड थे, वो फ्रॉड कर रहे हैं। और देखो, ह्यूमन नेचर ऐसा है कि अगर उसको मौका मिल गया फ्रॉड करने का, तो 100 में से 95 लोगों की नीयत जो है वो फिसल जाएगी। ये हम सब अगर खुद की शक्ल शीशे में देख करके ईमानदारी से पूछ लेना, तो अंदर से वो जवाब आ जाता है, आप मानो या ना मानो। अब मैं भी अपनी शक्ल शीशे में देख चुका हूँ, आप भी देखते होगे। तो एक होता है ना कि विजिलेंस ऊपर का होना चाहिए। जैसे कि आजकल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बच्चों की लाइफ में एकदम हर जगह से कम कर दिया जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। हमारी जनरेशन ख़त्म हो जाएगी, सिक हो जाएगी, बीमार। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अमेरिका में बहुत आज़ादी है, आपने देखा होगा, ठीक है। और आप जाकर के चेक करो, वहाँ की 40% पॉपुलेशन ओबेसिटी की कगार पे है। दे आर टेकिंग ड्रग्स, दवाइयाँ ले रहे हैं।
ये दवाई वाली ड्रग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेडिसिन पे वो चल रहे हैं, उन्हें तकलीफ होगी, पता है मोटापे से कितनी सारी चीज़ें, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कोई बंदा मोटा है उससे, लेकिन 40% किसी जगह की पॉपुलेशन और इतनी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी होने के बाद, तो ये क्यों हुआ? क्योंकि पेरेंट्स का कोई ध्यान ही नहीं रहा अपने बच्चों पे। बच्चे क्या कर रहे हैं? एकदम जंक फूड। हम लोगों के यहाँ एक दिन खा लिए और मम्मी पापा क्या बोलते थे, बेटा आप 1 महीने बाद आएगा, क्योंकि उन्हें पता था वो चीज़ नुकसान करती है और फाइनेंशियली भी हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन उसका दूसरा पहलू ऐसे देखो कि यहाँ के पेरेंट्स को अपने बच्चों से कोई मतलब नहीं है, वही भारत में भी हो रहा है। और जब भी ऐसा होगा तो कहीं मोटापे के रूप में, कहीं कुछ और बीमारी के रूप में, कहीं डिप्रेशन, कहीं एंजाइटी, कहीं कुछ ना कुछ बन के आएगी वो चीज़ हमारे सामने, वो हमको झेलना पड़ेगा। तो ये ह्यूमन नेचर है। अगर हमारे ऊपर कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है या कोई विजिलेंस नहीं है, तो हम बर्बादी की तरफ ही जाएंगे। अब पेटीएम जैसी कंपनी, आप सोचो, इतनी गाइडलाइंस, इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी वो कहा नहीं मान रही है। तो अगर आरबीआई जैसा पेरेंट ना हो, तो एक्शन ना लिया जाए, तो पता चले अंदर चल के वो कितना खोखला कर दें अपनी कंपनी को और देश के अन्य लोगों के पैसे को। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो आप भी ह्यूमन नेचर समझा करो और ये चीज़ दूसरे पॉइंट से भी देखने की कोशिश किया करो कि अगर कोई आकर के मीठी मीठी बातें कर रहा है, स्टॉक खरीदने को बोल रहा है या कहीं पैसे डालने को बोल रहा है, उसका क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है। एक्सपर्ट्स अगर एक्सपर्ट होते तो वो ये सब काम करते। अब क्या ही बोलूँ यहाँ पर, मतलब पिछली बार जब ऐसा कुछ हुआ था, वो CNBC आवाज़ का कोई बंदा पकड़ा गया था, तो आई वॉज सो एग्रेसिव, मतलब दिमाग ख़राब हो गया था उस वक्त। इस बार भी दिमाग ख़राब हुआ है और चीज़ें आप जा कर के ये पढ़ोगे, आपका दिमाग हिल जाने वाला है। यहाँ पर बताया गया है, देखिए किरण जाधव, आशीष केलकर, निर्मल कुमार सोनी, ये लोग आपस में कनेक्टेड हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, पता नहीं, व्हाट्सएप कम्युनिकेशन, टेलीग्राम कम्युनिकेशन, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, सब कुछ हो रही है आपस में, सारी बातें शेयर कर रहे हैं, कौन किसको, किसके क्लाइंट्स को कौन पैसा। और अच्छी बात है, सेबी अच्छा हुआ फ़ोन नंबर नहीं पब्लिक की, नहीं तो इन लोगों का क्या ही हाल होता। और लोग आपस में देखिए कैसे, क्या बताएं, चैट उनकी सामने आई हैं, आप पढ़ोगे आपका दिमाग हो जाएगा ख़राब, ठीक है, क्योंकि ये आपके भोलेपन के साथ खेले हैं। और जिन भी लोगों के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि वो फंस जाते हैं ट्रैप में। आप देखो ये लोग स्टॉक रिकमेंड करते हैं, पहले से ही 5-7% भाग चुका है स्टॉक, क्या कर पाओगे? उसके बाद हम सोचते हैं कि अरे भैया टीवी पे आके बोल रहा है बड़ा आदमी होगा, नहीं, वो बहुत नीच आदमी है, छोटा आदमी है, ख़त्म है, ठीक है। तो हमको वही बात वापस आती है सामने, प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर। और इसी पे देखिए, अभी देखिए एक गलती से सबक लेना चाहिए। देखिए आरबीआई क्या कर रही है कि वो ड्राफ्ट फ्रेमवर्क फॉर सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इन द फिनटेक सेक्टर लेकर के आई है। पेटीएम याद है क्या हुआ पेटीएम के साथ, आरबीआई ने क्या किया? अब उसी के दरमियान, यानी कि पेटीएम पे तो सामने जो न्यूज़ आई वो थोड़ी सी बाद आई, लेकिन ये 15 जनवरी 2024 की खबर है कि आरबीआई जो है वो एक ड्राफ्ट फ्रेमवर्क लेकर के आई है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए। और ये फिनटेक सेक्टर के लिए बनाई जा रही है। जो भी फिनटेक कंपनियां हैं जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में डील करती हैं, समझ रहे हो ना, उनके लिए ये चीज़ बनेगा फिनटेक SRO, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। और नीचे आप जा कर के पढ़ोगे तो ये कंपनीज एक्ट कौन सा था, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तहत ही ये रजिस्टर्ड रहेगा। यहाँ पर आपको मैं दिखाना भी चाहूँगा, जी यहाँ पर आ गया, सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अगर मुझे याद है तो एक बार और कंपनीज एक्ट आ चुका है, लेकिन वो बहुत पुराना था, और उसमें शायद सेक्शन 25 में आती थी ये कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट, और अभी सेक्शन 8 में आई है। तो ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनाई गई है, जिसको हम फिनटेक SRO के नाम से जानेंगे आने वाले समय में। अभी तो ये ड्राफ्ट है, आगे चल कर वो कंप्लीट हो जाएगी, और अभी तो आरबीआई इस पे सवाल जवाब करेगा, लेकिन होगा ये चीज़ होगी। अब सोचिए आरबीआई ये क्यों की? क्योंकि उसको पता है कि अगर हम फिनटेक के लिए कुछ ऐसी चीज़ रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं बना देंगे, क्योंकि वो पहले से ही अपनी रेगुलेशंस को, अपने चीज़ों को अच्छे से चेक करते रहें। एक मतलब होता है ये फिनटेक से आपके हो गए, ये रेगुलेटरी हो गई, ये आरबीआई हो गई। आरबीआई सीधे इससे जवाब मांगेगी ना, आप क्या कर रहे थे, आपकी नज़र कहाँ थी, समझ गए ना। तो इसकी नज़र इन सब पे होगी, और ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होगी। तो ये सब चीज़ें हमको भी करनी पड़ेंगी, हमको भी एक सर्विलांस के रूप में किसी न किसी को रखना होगा। जैसे कि
आज से कुछ महीने पहले तक मैं आपसे ये बात कहता था कि किसी को अपने ऊपर सुपरविज़न के लिए लगाओ। आप स्टूडेंट हो तो आप लाइफ में कुछ ग्रोथ करना चाहते हो, मे बी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, योगा कर रहे हो, या वॉट एवर यू आर डूइंग, जॉब कर रहे हो, तो जो भी कर रहे हो, एक ऊपर किसी बंदे को आप इतनी पावर दे दो कि वो आपके ऊपर चिल्ला सके, डांट सके, इवन मार पीट सके आपको। जी हाँ, हम लोग स्लैब डिज़र्व करते हैं बहुत बारी, और हमें एक अच्छा टाइट स्लैब चाहिए होता है, क्योंकि हम जानबूझ करके वही गलतियां दोहराते हैं जो हमें पहले भी बहुत हार्म कर चुकी हैं। ठीक है, आरबीआई जैसा पेरेंट होना ये हमारे देश के लिए प्राउड की बात है। किसी बंदे का 1 रुपए का लॉस नहीं हुआ, और इसीलिए हमको आरबीआई पे प्राउड फील करना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं देश में जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब पेटीएम के साथ अच्छा हुआ बुरा हुआ मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आरबीआई के कारण, ठीक है, हमारा 1 रुपए का भी लॉस नहीं हुआ। 5 लाख का इंश्योरेंस आरबीआई तो नहीं देती, शायद डिजिक करके कुछ है, आपको वो पता ही होगा। तो वहाँ से हमको 5 लाख रुपए की एक एश्योरिटी मिलती है ना, हमारे 5 लाख रुपए तक को तो कुछ नहीं होने वाला। और इन्हीं सब चीज़ों से कॉन्फिडेंस आता है। अगर डीआईजीसी का रूल 5 लाख का ना होता तो हम सब बैंक में पैसा डालने से डरते। तो मैंने इतनी सारी बातें क्यों की? देखो, इसकी बात फिनटेक की बात कहाँ से आ गई कि सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी कंपनी आरबीआई। इसलिए आई क्योंकि आरबीआई भी अब समझती है ना कि एक बार गलती हो गई, आगे नहीं होने देनी है, इसलिए वो ऐसा कर रही है। बैंकिंग में कितना कमाल कमाल का हमारे सामने अपडेट लेकर के आती है। जैसे अभी आपको मैं बताना चाहूँ तो आरबीआई की तरफ से अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो बहुत बैंकों पे आप देखो मॉनेटरी पेनाल्टी, और ये एक ही तारीख में 1 फरवरी 2024, 29 जनवरी, देखो मूला सहकारी बैंक, ठीक है, ये बैंक पता नहीं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, और ये छोटे मोटे बैंक हैं। और मैं कहता हूँ एक जगह अगर 10 लोग भी इन्वॉल्व हैं जिनके पैसे फंस रहे हैं, तकलीफ हो रही है, तो सोचो कितनी दिक्कत हो जाती होगी। और आरबीआई पेनाल्टी इसीलिए लगाता है कि वो बैंक सुधर जाएं। देख लो, ये ज़रूरी होता है, आपके ऊपर पेनाल्टी लगनी चाहिए। इसीलिए हमें ऐसे पेरेंट्स की ज़रूरत होती है जो हमारे ऊपर, ऐसे गार्जियंस की ज़रूरत होती है जो हमारे ऊपर रख सकें नज़र। अब आरबीआई किसी की पेरेंट तो नहीं है, लेकिन एक गार्जियन के रूप में जब ये पेनाल्टी लगाते होंगे ना तो उनको समझ में आ जाता होगा यार ये गलती हो गई। जैसे 8 जनवरी को देखिए ये इस बैंक पे लगाए, और जनरली कोऑपरेटिव बैंक्स पे ही लगता है क्योंकि वो कुछ लोगों के, कोऑपरेटिव बैंक आप जानते ही होंगे कि पहले जो है ये सब सिस्टम जो साहूकार वाला था, साहूकार से लोग पैसे लेते थे, फिर लोग मिल करके अपना खुद का एक बैंक बनाते थे, और जो भी लोग अपना पैसा लगा करके बैंक बनाते थे उसमें से कोई एक बंदा वहाँ से लोन ले लेता था, और इसी को कोऑपरेटिव बैंक बोला जाता था। अर्बन रूरल ये शायद करके अभी ये चीज़ प्रचलित है, आई डोंट नो, इंडस्ट्रियल भी होते हैं, ठीक है, कई सारी इंडस्ट्रीज़ मिल करके एक कोऑपरेटिव बैंक बनाती थी। एग्जैक्टली अगर आप कुछ और चीज़ें जानना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, बाकी मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ, ठीक है, कि आरबीआई अगर ये सब चीज़ें ना करे, पता चले वो बैंक अंदर से एकदम खोखले हो गए, और फिर जब हमको पता चला तो कई सारे लोगों को दिक्कत हो गई, और बहुत सारे केसेस में देश को भी दिक्कत हो जाती है। देश को दिक्कत से बात आई कि आपको एक चीज़ मैं लगातार पहले बोलता रहता था, आज से लगभग 2 साल पहले, कि बड़े बैंकों में अगर आप पैसा डाल रहे हो तो चाहे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, उनके स्टॉक्स में, चाहे आप उनके एफडीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, दोनों तरीके से आप ऑलमोस्ट सेफ हो। क्यों? क्योंकि जो बड़े बैंक्स हैं, टू बिग टू फेल बैंक हैं, जिनको आप ऐसे समझ सकते हो, आरबीआई उनको कहता है डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स, और ये सिर्फ 3 है इंडिया में। तो आपके ऊपर कोई तकलीफ जल्दी नहीं आ सकती है, और जल्दी का मतलब ऑलमोस्ट 99.9% केसेस में नहीं आ सकती है। अब आरबीआई यहाँ पर बकेट बना करके रखा है, अभी 5 नंबर वाले बकेट में कोई नहीं है, ये टॉप मोस्ट पोजीशन होगी, और 4th नंबर बकेट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। पहले ये बकेट नंबर 3 में थी, यहाँ से खिसक करके ये ऊपर गई है। और ये टू बिग टू फेल बैंक्स होते कौन से हैं कि अगर ये फेल हो गए तो समझ लो कि ऑलमोस्ट देश में क्राइसिस ही आ जाएगा, बैंकिंग क्राइसिस। तो ये 3 बैंक्स को ना हम अफोर्ड कर सकते हैं, ना आरबीआई, और कोई नहीं अफोर्ड कर सकता इनको फेल होने से। मतलब अगर ये फेल हो गए तो समझ लो हमारे देश में बहुत बड़ी तकलीफ आ चुकी है। और यहाँ पर करना क्या है, आरबीआई देखो कैसे प्रिकॉशंस लेती है। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसको बकेट नंबर 4 में डाली है, और बकेट नंबर 4 का मतलब है कि 0.80% आपको एडिशनल कॉमन इक्विटी रखनी पड़ेगी, ठीक है। आपको पता ही होगा कि जब कोई भी बैंक
अपना रिजल्ट पेश करता है, वहाँ पर दिखाता है कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो उसका कितना है। तो एक फिक्स लिमिट होती है कि लेट से कि आपको 9% तो रखना ही है, उसमें से भी कुछ और फैक्टर्स होते हैं। उसके अलावा इसके ऊपर आप जितना ज़्यादा रखोगे पैसा, उतने आप सेफ बैंक माने जाते हो। और नॉर्मल बैंकों से यहाँ पर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 0.80 ज़्यादा % रखने की बात इसलिए कही जाती है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैंक हो। HDFC बैंक पहले ICICI बैंक के साथ था बकेट नंबर 1 में, यानी कि यहाँ पर HDFC बैंक था, और क्योंकि HDFC के साथ मर्जर हो गया इसीलिए बकेट नंबर 2 में आ गया। ये भी देखो कितनी अच्छी बात है। और उसके बाद इनको भी अब अपना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 0.40% एक्स्ट्रा मिनिमम करके रखना पड़ेगा, जबकि ये बैंक्स तो बहुत ज़्यादा इससे रखते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है, ये भी एक प्रिकॉशन के रूप में चीज़ें हैं। और ये चीज़ मैं यहाँ पर आया कैसे, देखो ये सब अभी ये भी लेटेस्ट डेट आई है 28 दिसंबर का। ये सब चीज़ें वहीं से निकल के आ रहे हैं कि हम अगर अपनी जगह खुद को देखें और ये देखें कि हम अपने घर की जिम्मेदारी के रूप में RBI हैं और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो हमें भी इतनी ही समझदारी दिखानी होगी। एक बार गलती हो गई, दोबारा गलती ना हो, इसलिए फिनटेक का एक ऐसी चीज़ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बना दो जो उन सबको पहले से ही देखती रहे, ध्यान रखती रहे। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके ऊपर आप अलग लिमिटेशंस लगा दो, अलग सारी चीज़ें लगा दो जिससे उनमें कोई तकलीफ ना आए। और ये टू बिग टू फेल बैंक इसलिए हैं क्योंकि सरकार की इन पे काफ़ी डिपेंडेंसी है, देश की इन पे काफ़ी डिपेंडेंसी है, इसीलिए इनको इस कैटेगरी में रखा गया है। क्या इससे कोई पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट आता है स्टॉक मार्केट पे? देखो ऐसा कुछ नहीं आता, बस वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो पहला मोटिवेशन ढूंढा जाता है वो यही है कि भैया अगर हम स्टेट बैंक में पैसे डाल रहे हैं तो हमारा पैसा वहाँ पर सेफ़ है, FD में डालना है हमारा पैसा वहाँ पर ऑलमोस्ट तब तक सेफ़ है जब तक देश पे कोई क्राइसिस नहीं आ जाता। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको डरा रहा हूँ कि और कहीं आप पैसे मत डालो, क्योंकि आपको पता ही है कि हम सबको DIGC की तरफ से 5 लाख का जो है एसिक्योरिटी मिली हुई है और सरकार उसकी जिम्मेदारी लेती है। तो हर जगह ऑलमोस्ट सभी अच्छे खासे शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स में आपका पैसा सेफ़ है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली और RBI पूरा चेक लगा करके रखती है, कहीं भी आपको कोई तकलीफ ना हो। तो ये वीडियो इतनी लंबी हो गई, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य आपको समझाना था कि आप जो है मार्केट में तरीके से पार्टिसिपेट करो और दूसरे बड़े इंस्टीट्यूशन से सीखने की कोशिश करो। कुछ एक जो छोटी मोटी न्यूज़ हुई हैं, घटित हुई हैं, उनको मैंने आपके सामने पेश किया। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पोजीशन बढ़ी है देश में इंपॉर्टेंट बैंकों के रूप में, ठीक है। पहले वो नंबर 3 पे थी बकेट लिस्ट में, अभी नंबर 4 पे आई। अनफॉर्चुनेटली अभी भारत में 5 नंबर की बकेट लिस्ट में कोई नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि स्टेट बैंक यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि इसकी मार्केट कैप और इनके जो एसेट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। तो ये जैसे ही आ जाएंगे बकेट नंबर 5 में, समझ लो ये देश के लिए बहुत अच्छी बात होती है। बस इस बैंक को 1% एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा अपना एडिशनल कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल, जो कि अच्छी भी बात है और बैंक इससे काफ़ी ज़्यादा रखते हैं। आप देखोगे तो बैंकों के जो ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है 15, 16, 17, 18, 19, कुछ बैंक तो 20% का रखते हैं और वो ज़रूरी भी होता है। छोटे बैंकों के लिए वो छोटे बैंकों के लिए वो जो रेशियो है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा RBI रखती है और इन लोगों के लिए 9% रखती है। कोई बात नहीं, तो ये सब चीज़ें आपको भी अपनी रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करनी है कि आपको कहाँ पर ज़्यादा रिस्क दिख रहा है, वहाँ के लिए पैसा थोड़ा सा अलग रख लो। बाकी ये NSE जो है मंथली वो रिलीज़ करती है, इसको आप पढ़ सकते हो, मार्केट पल्स, ठीक है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखी होती हैं जिनको मज़ेदार चीज़ें मार्केट के बारे में जानना है। और रही बात स्टॉक स्पेसिफिक चीज़ें जानने की, तो जैसे मैंने अभी बताया टू बिग टू फेल, वो तो हो गया एक क्राइटेरिया। इससे पहले वाली वीडियो में कुछ और क्राइटेरियाज मैंने डिस्कस किए थे कि मार्केट की अर्निंग्स को देखो, एवरेज निकालो, मार्केट के PE रेशियो को देखो, अर्निंग्स को देखो और उसके बाद अपने स्टॉक्स की अर्निंग्स को देखो, उसका हिस्टोरिक अर्निंग कैलकुलेट करो और अभी उसका कंपेरिजन करो। अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो आपको बने रहना चाहिए और यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए या नहीं, वो आपका पर्टिकुलर पर्सनल डिसीजन होगा। क्यों? क्योंकि भैया आप उस पैसे का करना क्या चाहते हो, आप मार्केट से निकाल के करोगे क्या? अगर 5 साल के लिए आपको कुछ नहीं करना उस पैसे का तो रहने दो, आपको तकलीफ़ क्या हो रही है? और अगर आपको चुल मची रहती है कि यहाँ से निकालो वहाँ डालो, तो आज नहीं तो कल मार्केट आपको बोलेगी चलो यहाँ से निकलो। और अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग टेक्निकल इंडिकेटर्स पे, टेक्निकल पैरामीटर्स पे और सेटअप पे होती है। ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुका हूँ। आप सबकी बात सुन लो और सेटअप की बात नहीं सुनोगे, मतलब बचोगे ही नहीं मार्केट में,
आउट ऑफ द गेम, यू आर आउट ऑफ द गेम। आपको कोई नहीं बचा पाएगा, आप कितने हज़ारों लोगों की बात सुन लो, इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग योर सेटअप यू आर आउट ऑफ द गेम। लिख के ले लो, और कोई नहीं बचा सकता फिर आपको। ट्रेड कर रहे हो तो, और इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो रुकना सीखो, टिकना सीखो, अपने स्टॉक को ऐसे ब्लीड होते हुए देखना सीखो, और फिर जब वो ग्रो करेगा तो हमारा प्यारा भारत बन जाता है। ठीक है, वो तो आप जानते ही हो। ठीक है, और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो भारत बनाएंगे और भारत को बनाएंगे। अभी के लिए इतना ही। आई होप इस वीडियो से आप कुछ चीज़ें तो ज़रूर समझ पाए होंगे। बाकी आपकी अपनी इच्छा, आपकी अपनी समझदारी का आप मार्केट में कैसे पार्टिसिपेट करते हो। मुझे इस हफ्ते बाज़ार की चाल भी अच्छी लगी, और ऐसी जगहों पे बाज़ार की चाल जब ऐसी होती है तो मार्केट की मैच्योरिटी को दर्शाता है वो। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। कोई सवाल सुझाव हो तो व्हाट्सएप नंबर है, उस पर कनेक्ट कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। नमस्कार।